यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, जिसको हम बहुत कॉमन इन्फेक्शंस में जाना जाता है, क्या होता है? जो नॉर्मल यूटीआई होता है वो ब्लैडर के इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन को ही कहते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने बड़े ज़रूरी हो जाते हैं? सिंपल टेस्ट होता है यूरिन रूटीन। आप यूरिन रूटीन देके और उसका एनालिसिस करके आप देख सकते हो उसमें पल्स, ल्यूकोसाइड एस्टरेस और नाइट्राइट पॉजिटिव आता है। दैट इंडिकेट्स कि आपको यूटीआई है। आजकल एल्कलाइजर्स और कोकोनट वाटर और क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल भी बहुत कहते हैं कि उससे भी यूटीआई रिकवर हो जाता है। एल्कलाइजर से क्या होता है, जब आपको पेशाब में जलन होती है तो वो हेल्प करता है। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। एक सवाल मैं आपसे आपकी हाइजीन के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या आपको कभी कभी अचानक बार बार टॉयलेट जाना पड़ा है, जलन हुई है या यूरिन का रंग देखकर आपको लगा है कि शायद कुछ गड़बड़ है? ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि कहीं मुझे यूटीआई तो नहीं हो गया, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। लेकिन क्या हर बर्निंग यूरिनेशन का मतलब यूटीआई होता है? क्या पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने से यूटीआई हो जाता है? क्या महिलाओं को यूटीआई रिस्क पुरुषों से ज़्यादा होता है? अगर यूटीआई बार बार हो रहा है तो क्या सिर्फ एंटीबायोटिक्स लेना काफ़ी है? और अगर यूरिन में फोम दिखने लगे तो क्या इसका मतलब किडनी में प्रोटीन लीक हो रहा है? और क्या कोकोनट वाटर या और कोई जूस वास्तव में यूटीआई को ठीक कर सकता है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए और इन मिथ्स और हाफ ट्रूथ्स को सही से बताने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। डॉक्टर पवन केसरवानी है हमारे साथ, जाने माने यूरोलॉजिस्ट है देश के, साथ ही कई सालों से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को लेकर लोगों को सलाह दे रहे हैं और उनको ट्रीट करते हुए आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर केसरवानी आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। सबसे पहला और बेसिक सवाल यही है, आखिरकार ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, जिसको हम बहुत कॉमन इन्फेक्शंस में जाना जाता है, क्या होता है और ये यूरिनरी सिस्टम के किस हिस्से में होता है? देखिए, यूटीआई एक ब्रॉड टर्म है। हमारे जो यूरिनरी ट्रैक सिस्टम्स में किडनी होता है, यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। नॉर्मली हमारे जो इन्फेक्शन होता है वो नीचे यूरेथ्रा, पेशाब के रास्ते से निकल के ब्लैडर में आता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या फिर आपके जो बॉडी में कुछ ऐसी टेंडेंसी जैसे इन्फेक्शन हो जाए तो उससे वो इन्फेक्शन नीचे से निकल के किडनी की तरफ भी जा सकता है। यूजली नॉर्मली इन्फेक्शन इसको हम कहते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन, और एक इन्फेक्शन होता है जो ब्लड के थ्रू आता है, वो किडनी के थ्रू होते हुए नीचे यूरेटर होते हुए और ब्लैडर के अंदर आता है। तो जो हम यूटीआई कहते हैं, हम उनको कहते हैं, जो नॉर्मल इस यूटीआई होता है वो ब्लैडर के इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को ही कहते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी आता है कि पुरुषों और महिलाओं में क्या किसमें ज़्यादा खतरा रहता है? क्या कहा जाता है कि महिलाओं में यूटीआई होने का खतरा ज़्यादा होता है, इसमें सच्चाई कितनी है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फीमेल्स में 30 टाइम्स मोर कॉमन है यूटीआई एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो जो फीमेल्स में अराउंड 40 to 60% ऐसी फीमेल्स जिन्होंने अपनी लाइफ में एटलीस्ट वन इंसिडेंस ऑफ यूटीआई को सफ़र किया हुआ है। और मैं भी बताना चाहता हूँ, एक बार अगर यूटीआई हो जाए तो दोबारा यूटीआई होने के चांसेस एटलीस्ट जो है वो 30 to 40% होता ही होता है। और 10% महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको हर साल यूटीआई होता है। ओह, तो डॉक्टर साहब, क्या इसमें प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, हार्मोनल चेंजेस भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्ले करते हैं रोल यूटीआई इन्फेक्शंस को एग्रीवेट करने में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें हार्मोनल चेंजेस, मेनोपॉज और फ्रीक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज़, पुअर हाइजीन, दीज आर द फैक्टर्स विच प्रमोट्स द चांसेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं यूटीआई के, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जो हम सिम्टम्स अगर हमारे साथ हो रहे हैं हम ये जान के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें यूटीआई हो गया है और उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें? ये यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले आपको पेशाब बार बार जाना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में एक फाउल स्मेल आना, पेशाब कंट्रोल ना कर पाना, कभी कभार पेशाब में ब्लड के कर्न्स भी दिखते हैं। कुछ लोग को अगर यूटीआई कंट्रोल ज़्यादा दिन परसिस्ट कर जाता है और वो ट्रीटमेंट नहीं लेते तो फीवर आने लगता है। लोअर एब्डोमिनल पेन, नाभि के नीचे हल्का फुल्का पेन, और अगर उनको फ्लैंक पेन हो रहा है तो फीवर और फ्लैंक पेन दो मेजर सिम्टम्स हैं जिनको उनको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ऐसे केसेस में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर ये सिम्टम्स हमें देख कर पता चल जाए कि हमें यूटीआई हो गया है तो इसके लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने बड़े ज़रूरी हो जाते हैं? और अगर आपको ही वो टेस्ट देखकर पता चल जाए कि हाँ यूटीआई, आप डॉक्टर के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो उस टेस्ट को अगर रीड करना चाहे तो क्या पता चलता है कि क्या उसमें पस सेल ज़्यादा आते हैं, क्या दिखता है? देखिए, पहले तो आपका यूरिन का कलर, अगर डार्क कलर यूरिन आ रहा है, हल्का सा ब्लड आ रहा है,
या देखिए पस तो बहुत लेट स्टेज में आता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टर्बिड यूरिन है तो दीज आर द फिजिकल साइंस जो आप देख के कह सकते हैं कि मेरे को यूटीआई आ रहा है। साथ में अगर फीवर भी हो गया तो आप ये मान के चलिए यूटीआई है। सिंपल टेस्ट होता है यूरिन रूटीन, आप यूरिन रूटीन दे के और उसका एनालिसिस करके आप देख सकते हैं उसमें पस, ल्यूकोसाइड एस्टरेस और नाइट्राइट पॉजिटिव आता है। दैट इंडिकेट्स कि आपको यूटीआई है। डॉक्टर साहब, इसके साथ आपने जब बताया कि ये सब चीज़ें देख कर ही, फैक्टर्स देख के पता चल जाता है यूरिन टेस्ट में कि आपको यूटीआई है, लेकिन आपने बात करी जलन की। अगर जलन हो रही है यूरिन के जगह पे या यूरिनेशन में जलन हो रही, तो क्या ये हर बार यूटीआई हो सकता है? देखिए जलन बार बार जाना ये कॉम्बिनेशन सिम्टम्स होते हैं। जलन बार बार जाना, पेशाब का कंट्रोल नहीं होना, लोअर अब्डोमिनल पेन होना, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स जिसमें पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि आपको यूटीआई है। और पहले भी अगर आपको यूटीआई हो रखा है तो दिस इज़ अ इंडिकेशन दैट आपको यूटीआई हो गया है। बट अगर बार बार हो रहा है तो डेफिनेटली इट्स नीड्स इवैल्यूएशन टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द कॉज फॉर दिस रिकरेंट यूटीआई। डॉक्टर साहब, इसके साथ क्या कोई कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई भी होता है? बिल्कुल आपने सही कहा। हम यूटीआई को दो में डिवाइड करते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई एंड कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। फीमेल्स में अगर उनको मेनोपॉज नहीं है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस नहीं है और उनको कोई स्टोन नहीं है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है, और उसको हम अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड अगर पुरुषों में होता है तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कहते हैं, बच्चों में होता है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कहते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई सिर्फ फीमेल्स में होता है जिनको कोई एनाटॉमिकल मीन्स कि उनकी किडनी में कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई स्टोन नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है और उनको मेनोपॉज या कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस नहीं है, तो उसको हम अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कहते हैं। इसको इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कैन बी ट्रीटेड विदाउट एनी एविडेंस ऑल्सो, सिम्टम्स के बेसिस में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में उसमें कम होता है। डॉक्टर साहब, इसके साथ अगर आपको किडनी में पथरी है और वो पथरी बार बार आपको परेशान कर रही है, तो क्या उस समय भी यूटीआई का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? बिल्कुल, पथरी होना एक तरीके से इंडिकेशन है और यूटीआई अगर हो रहा है तो उसको निकलवाना एक नेसेसरी और एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब, इसके साथ अगर शरीर में आपको पहले से ही कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपको कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज़ है या आप डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, तो ऐसे समय में भी क्या यूटीआई ज़्यादा बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है? देखिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्लड शुगर 180 मिलीग्राम परसेंट के नीचे शुगर यूरिन में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही 180 मिलीग्राम परसेंट के ऊपर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करता है तो वैसे ही हमारे यूरिन में शुगर आना चालू हो जाता है। जैसे ही शुगर आना चालू हो जाता है तो बैक्टीरिया वहाँ जो है वो ग्रो करने लगते हैं, प्रोलिफरेट करने लगते हैं, जिससे यूटीआई होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसके साथ हम बहुत सारी बातें सुनते हैं कि पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पी रहे या कम पी रहे हैं या फिर ज़्यादा भी पी रहे हैं, अपनी बॉडी के मुताबिक हम ज़्यादा भी पानी पी रहे हैं, तो उस समय भी क्या यूटीआई होने के चांसेस बढ़ते हैं? देखिए कम पानी पीना डेफिनेटली यूटीआई होने के चांसेस, अगर आप यूटीआई प्रोन है तो कम पानी पीने से यूटीआई प्रेसिपिटेट हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। अमूमन हम ये मान के चलते हैं कि 2.5 to 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर पानी पर डे अपने शरीर के सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उससे एक तरीके से यूटीआई का प्रिवेंशन भी होता है। 3 लीटर पानी, ज़्यादा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरत नहीं है और उससे बार बार यूरिन जाना पड़ता है, जिससे आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल में दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी यूरिन के कलर की और आपने बताया था कि अगर कलर गाढ़ा हो, यूरिन का कलर हमारी सेहत के बारे में क्या बताता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर यूरिन आपका डार्क आ रहा है तो समझ लीजिए आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं। डार्क यूरिन आना मीन्स कि डार्क येलो कलर यूरिन आने हो सकता है आपके शरीर में जॉन्डिस हो या फिर आपने खाना ठीक से नहीं खाया है, उससे भी आपको यूरिन का कलर डार्क हो सकता है। यूरिन में ब्लड आना संभावित बहुत ज़रूरी है कि यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे शुरू में प्रोटीन की भी। पेशाब में अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई है या फिर झाग नज़र आ रही है, इसको कैसे सिग्निफाई करें? देखिए ये दो अलग अलग चीज़ें। हाँ, अगर यूरिन में प्रोटीन आता है तो फ्रॉथ, जिसे झाग कहते हैं, यूरिन में आता है। बट ये नहीं कि यूरिन में झाग आ रहा है तो आपके यूरिन में प्रोटीन निकल ही रहा है, ये ऐसा सच नहीं। लेकिन अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है और काफ़ी अधिक मात्रा में आ रहा है तो यूरिन फ्रॉथ आता है।
बट यूरिन में प्रोटीन कब आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूरिन में प्रोटीन तब आता है जब आपकी किडनी जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। हमारी किडनी में फिल्टर्स होते हैं जी। जो अच्छी चीज़ को ब्लड के अंदर वापस फेंक देती है और जो ख़राब चीज़ होती है जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती वो उसको बाहर निकाल देती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी मात्रा में ज़रूरी है और उसका निकल जाना इंडिकेट करता है कि किडनी के फंक्शन में कहीं प्रॉब्लम है। तो हमें प्रोटीन को लेके एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट कराना और उसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलना एक बार बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इसके साथ क्या ये भी मैटर करता है कि आप दिन में कितनी बार टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी बार आप यूरिनेट कर रहे हैं? क्या वो भी आपकी फिजिकल हेल्थ को दर्शाता है कि आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये भागदौड़ वाली ज़िंदगी है और टॉयलेट की अवेलेबिलिटी भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो फीमेल्स में ये चीज़ काफ़ी पाया गया कि वो पेशाब को रोक के काफ़ी रखती हैं। मेरे ख्याल से जब पेशाब लग जाना चाहिए और सेंसेशन आ जाता है कि आपको पेशाब लग गया है तो ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए, पेशाब कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, ब्लैडर खाली होता रहता है बार बार, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और पेशाब जब लग जाए तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। वेट करके रोक करके रखना इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। डॉक्टर साहब, इसके साथ क्या मेडिकल साइंस में कोई ऐसा भी डेटा अवेलेबल है जो ये कहता है कि दिन में इतनी बार आपको ज़रूर टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको यूरिनेट ज़रूर करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है? और ख़ासकर दिन और रात में क्या फ़र्क होता है इसमें? देखिए ऐसा है कि हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जो रात को रिलीज़ होता है और पेशाब के प्रोडक्शन को रोक देता है। जो एज के साथ साथ वो हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से रात की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अमूमन दिन में आप 5 से 7 बार अगर यूरिन करने जा रहे हैं तो ये नॉर्मल है, कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। कुछ लोग बहुत पानी पीते हैं तो बार बार जाते हैं, जो कम पानी पीते हैं कम जाते हैं। हमारा बॉडी जो है, ब्रेन जो है, वो सेंसेशन आपको बता देता है कि आपका ब्लैडर फुल है, अब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया करके आप अवॉइडिंग कर लीजिए। रात को एक बार अमूमन हम नॉर्मल मानते हैं और 2 बार एक्सेप्टेबल मानते हैं। लेकिन अगर आपकी फ्रिक्वेंसी रात को आप नहीं उठते हैं और जाना चालू हो गया कि आप जा रहे हैं तो एक बार अपना आप डायबिटीज़ का लेवल ज़रूर चेक कराइए। अगर आप पुरुष हैं तो प्रोस्टेट बढ़ सकता है तो वो भी आप एक बार अपने डॉक्टर से चेक करा लीजिए। सिंपल यूरिन रूटीन एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग सकता है। साथ साथ आपने प्रोस्टेट की यहाँ बात करी। जिन पुरुषों को प्रोस्टेट की दिक्कत है और प्रोस्टेट बढ़ रहा है, क्या उनको भी यूटीआई इन्फेक्शंस हो सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोस्टेट बढ़ना डेफिनेटली, प्रोस्टेट जो है पेशाब के फ्लो को रोकता है। पेशाब में यूरिन में ब्लैडर में रिटेन होता है जिसके वजह से यूटीआई के चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है पुरुषों में। डॉक्टर साहब, इसके साथ अब पब्लिक टॉयलेट्स की भी बात करते हैं। और जब भी पब्लिक टॉयलेट्स का कहा जाता है कि इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं यूटीआई का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खासकर फीमेल्स में जहाँ वो पॉट में बैठ के पेशाब करती हैं, बॉडी के पार्ट्स टच होते हैं, उसमें यूटीआई चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे डॉक्टर साहब, क्या इसमें भी कोई फ़र्क है कि आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं या इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो यूटीआई इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा? देखिए वेस्टर्न टॉयलेट में बॉडी कॉन्टैक्ट के चांसेस थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं। बट कोई हमारे पास डाटा नहीं है जो ये कह पाए कि इंडियन टॉयलेट से कम होते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट से ज़्यादा होते हैं। हमारे पास कोई ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है जो इसको सिग्निफाई कर सके। डॉक्टर साहब, इसके साथ अगर आप मार्केट में जाएं तो आजकल आपको बहुत सारे हाइजीन से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और ख़ासकर किस तरीके से आप अपनी जो टॉयलेट सीट है उसको साफ़ कर सकते हैं जब आप पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कुछ इंटीमेट वॉशेस भी हैं, या फिर आपके पास वाइप्स भी मौजूद हैं, तो ये कितने हेल्पफुल होते हैं? मैं इसका आंसर एक एक करके दूंगा। पहली बात कि जो है, जब आप टॉयलेट सीट पे बैठते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट खरीदें। सैनिटाइज़र इटसेल्फ इज़ गुड इनफ। आप सैनिटाइज़र से सीट को वाइप करके आप उस पर बैठ सकते हैं, उससे वो साफ़ हो जाता है। दूसरा, जो इंटीमेट वॉशेस होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसका प्रयोग कोई ऐसा नहीं है कि आप करने से बच सकते हैं। डेफिनेटली जो इंटीमेट होने से जिनको यूटीआई होता है उनको मैं ये ओपिनियन दूंगा कि इंटीमेट होने से पहले यूरिन पास कर लें और इंटीमेट होने के बाद भी यूरिन पास कर लें और वॉश अच्छे से कर लें, वेजाइनल वॉश भी अच्छे से कर लें, उससे यूटीआई के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब। इसके साथ आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी रिकरेंट यूटीआईज़ की भी। ये रिकरेंट यूटीआई क्या होता है? क्या बार बार यूटीआई होना हमारी सेहत के लिए भी एक खतरा है? बिल्कुल। और कुछ फीमेल्स होती हैं, खासकर फीमेल्स, मेल्स में जिसमें जैसे किसी को स्टोन है, प्रोस्टेट है, फीमेल्स में ऐसा कोई कारण नहीं होता, बट उसमें क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है जिसके वजह से उनको बार बार यूटीआई होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 3 महीने में एटलीस्ट 2 एपिसोड या 6 महीने में 3 से ज़्यादा एपिसोड्स हो रहे हैं तो उसको हम रिकरेंट यूटीआई मान के चलते हैं। और उन पेशेंट्स को हम
प्रॉपर हाइजीन सारे हम बता के रखते हैं कि कैसे हाइजीन और कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। प्लस ज़रूरत पड़ने पे कुछ हम एंटीसेप्टिक्स, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स या कुछ लो डोज एंटीबायोटिक हम रेगुलर डोज पे देते हैं उनको, जिससे क्या होता है कि उनकी जो बार बार यूटीआई की टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके साथ जब आप फीमेल के हाइजीन की बात कर रहे हैं तो सलाह दी जाती है कि फ्रंट टू बैक वाइपिंग की, इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों सलाह दी जाती है? देखिए ऐसा है कि फीमेल्स में यूटीआई बहुत चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा का लेंथ है कम होता है, वजाइना बगल में होता है, तो वजाइना इज़ बेसिकली रिजर्वायर ऑफ बैक्टीरिया, खासकर इन मेनोपॉजल पेशेंट्स। तो उसमें अगर आप पीछे से आगे वाइप करते हैं तो आप बैक्टीरिया फ्रॉम रेक्टल कनाल, फ्रॉम पॉटी के रास्ते से और वजाइना से आप आगे की तरफ लाते हैं। लेकिन अगर आप आगे से पीछे की तरफ वाइप करते हैं तो आप बेसिकली बैक्टीरिया को स्लाइड करके पीछे ले जाते हैं और वो गंदे बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में नहीं आते हैं। तो ये एक तरीके से हाइजीन टेंडेंसीज़ हैं जो हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, खासकर फीमेल्स को। डॉक्टर साहब, आप इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी आते हैं। जब आप डायग्नोज हो गया है कि आपको यूटीआई हो गया है तो कई बार क्या होता है कि लोग अपने आप ही कुछ घरेलू नुस्खे अपनाते हैं और यूटीआई को ट्रीट करने की अपने किचन के ज़रिए ही कोशिश करते हैं। किचन में इस्तेमाल जो चीज़ें होती हैं, मौजूद जो चीज़ें होती हैं किचन में, अब क्या होता है कि उसमें हम कभी कभी कुछ ऐसे पाउडर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर सलाह दी जाती है कि कोकोनट वाटर पीजिए या फिर बहुत सारे जूसेस है। ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए अगर आपको यूटीआई हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आप पास के कोई भी फिजिशियन से, एमबीबीएस डॉक्टर से भी मिलके आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स की ड्यूरेशन डिफाइंड है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है तो हम 3 दिन के कोर्स के एंटीबायोटिक देते हैं, और अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो हम 7 to 10 डेज़ तक का कोर्स हम देते हैं। एंटीबायोटिक का जो सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि उस समय उस एरिया में जो कम्युनिटी बैक्टीरिया कौन से प्रेवलेंट हैं और कौन से बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक सेंसिटिव हैं। वो कॉमनली चेंज होते रहते हैं, डॉक्टर्स उसके ज्ञान में रहते हैं, तो वो कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक दे के हम उनको ठीक कर सकते हैं। घरेलू जो उपाय आप बता रहे हैं वो प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं, नॉट फॉर ट्रीटमेंट। हाँ, पानी मैंने पहले ही बोला था कि 3 लीटर पर डे अपना, अगर आपको यूटीआई होता है तो 3 लीटर का पानी का इंटेक आप यूजुअली अपना मेंटेन करिए, जो अराउंड 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे के करीब आता है। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल एल्कलाइजर्स और कोकोनट वाटर और क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल भी बहुत कहते हैं कि उससे भी यूटीआई रिकवर हो जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है कि ये सब चीज़ें प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं। अल्कलाइज़र से क्या होता है, जब आपको पेशाब में जलन होती है तो वो हेल्प करता है। तो कई फॉर्म्स में आते हैं, पाउडर फॉर्म्स में भी आते हैं, सोल्यूशन फॉर्म्स में होते हैं, ओवर द काउंटर मिलता है, तो वो पब्लिक यूज़ करके अपने सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं। कोकोनट वाटर जो है यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, क्योंकि जब आपके अंदर यूरिन में ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तो आपका एम होता है इसको जल्दी खाली करें, उसको वॉश करें। जैसे घर गंदगी होती है, बार बार साफ़ करते हैं, तो आप जब कोकोनट वाटर पीते हैं तो कोकोनट वाटर या वाटर एनी सोर्स फ्रूट जूस इज़ गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ। रहा क्रैनबेरी जूस का रोल होता है प्रिवेंशन में। तो क्रैनबेरी जूस तो आप डेली 1 ग्लास नहीं पी सकते हैं, बट फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म पे, वो टैबलेट फॉर्म पे अवेलेबल होता है। क्रैनबेरी जूस पीने से यूटीआई के इंसिडेंट्स कम हो जाते हैं, खासकर उनमें जिनमें बार बार इन्फेक्शन होता है। और डॉक्टर साहब, एक और शब्द आजकल टर्मिनोलॉजी में ऐड हो गया है, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और कई बार क्या होता है, बार बार यूटीआई हो रहा है, बार बार एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, तो क्या एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का भी खतरा यहाँ बढ़ जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में तो हम टेस्ट भी नहीं कराते हैं, हम तो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई तो नॉर्मली हम एंटीबायोटिक दे के पेशेंट को ठीक कर देते हैं। और जो फीमेल्स जिनको यूटीआई होता है, दे वेल नो कि हम एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं, तो हम उनको बता के रखते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जब भी दिक्कत हो तो आप ये एंटीबायोटिक 3 दिन कोर्स कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत होती है तब मेरे पास मिलने आइए। जहाँ हाँ, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, यस यू एग्री, एंटीबायोटिक्स हमें देने पड़ते हैं, लेकिन बार बार अगर एंटीबायोटिक्स चेंज करने का दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है कहीं पे, जिसको हमें इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट्स में हम अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं और भी स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं, ये कारण जानने के लिए कि उनको यूटीआई क्यों बार बार हो रहा है। डॉक्टर साहब, जब आप ट्रीटमेंट की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अब हमें ये भी ज़रूरी जानना है कि हम अपनी खुद की पर्सनल हाइजीन कैसे रख सकते हैं ताकि हमें यूटीआई आगे जाके ना हो। तो हम क्या क्या खुद अपने उपाय से कर सकते हैं? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो
जो बॉडी हैबिटस है, पहले तो वेट आप ओबीज़ नहीं होना चाहिए। ओबीज़ में क्या होते हैं, क्रीजेस ज़्यादा होते हैं जिससे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, अंडरगारमेंट्स आप जो यूज़ करते हैं वो कॉटन की यूज़ करिए, थोड़े लूज़ यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा टाइट और नायलॉन वाले यूज़ करने से पसीना बहुत आता है जिससे बार बार इन्फेक्शन होता है। रेगुलर वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना हाइजीन मेंटेन रखिए, रेगुलर नहाना धोना साफ़ सुथरा रखना। जितना आप बेटर रहेंगे उतना आपको चांसेस यूटीआई के कम होते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, इसके साथ आपने कहा था कि थोड़ी देर पहले कि हमें अपने यूरिन को रोक कर नहीं रखना चाहिए। अगर हम अपने यूरिन को रोक कर रख रहे हैं तो किन गंभीर समस्याओं से आगे जाके हम जूझ सकते हैं, और कितनी देर तक आप यूरिन रोक सकते हैं, और कितनी देर से ज़्यादा हो जाता है तो वो खतरनाक हो जाता देखिए, है? हमारी ब्लैडर की कैपेसिटी 450 टू 500 ml के आसपास होती है। हमारा ब्लैडर खुद आपको एक सेंसेशन भेजता है। जब आपका यूरिन अराउंड 150 टू 200 ml के आसपास आता है तो एक सिग्नल ब्रेन को ज़रूर जाता है कि आपको पेशाब लग गई है। अगर आप नॉर्मली कहीं फ्री हैं तो आप टॉयलेट जा सकते हैं, बट उसके बाद जैसे जैसे ब्लैडर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो ब्रेन को एक सिग्नल देता जाता है और फिर आपको एक सिग्नल मिलता है कि अब हम रोक नहीं सकते। आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम दैट यू शुड गो, लीव योर वर्क, गो एंड वॉइड एंड एम्प्टी द ब्लैडर। डॉक्टर साहब, इसके साथ क्या होता है कि अब चलिए एंटीबायोटिक्स खा के हमारा ठीक हो गया, लेकिन कभी कभी फिर से कुछ ही दिनों बाद वो ठीक नहीं हुआ होता प्रॉपरली, और यूटीआई 2-3 दिन बाद फिर आपको लगने लग जाता है कि ये तो फिर से वही दिक्कत है। तो यूटीआई कब गंभीर रूप ले सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने कि यूटीआई गंभीर रूप जब ले लेता है तो आपके फीवर सेटल नहीं होते। आपका फीवर ठंड के साथ आएगा, रेगुलरली आएगा। आपके फ्लैंक में पेन दोनों तरफ, जिसे हम ये फ्लैंक हिस्सा कहते हैं, यहाँ पेन होगा बहुत ज़्यादा। तो दीज आर द साइंस वेयर इट मीन्स की डैट यू नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। डॉक्टर से मिलके एंटीबायोटिक चेंज करना पड़ता है। हम उसको ओरल एंटीबायोटिक की जगह आईवी एंटीबायोटिक्स पे देते हैं। कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें प्राइमरी अल्ट्रासाउंड भी होता है और सीटी स्कैन भी कराना पड़ जाता है। ऐसे पेशेंट्स को हम एडमिट भी कर लेते हैं क्योंकि उसमें किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इन्फेक्शन को ठीक नहीं करते तो ये इन्फेक्शन एक गंभीर रूप धारण करके ब्लड में चला जाता है इन्फेक्शन, जिससे और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में हम बहुत ध्यान रखते हैं। पेशेंट जिनकी इम्यून कैपेसिटी कम है उनमें हम बहुत ध्यान रखते हैं। जिनमें कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे किडनी फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है, या फिर उनमें स्टोन्स हैं, या फिर उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स को फिर हम उस डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ हम कहते हैं कि इन्फेक्शन ठीक करके आप अपना डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करा लीजिए, नहीं तो बार बार आपको इन्फेक्शन होता रहेगा। डॉक्टर साहब, इसके साथ आपने अंडरगारमेंट्स की भी बात करी थी, और आपने कहा था कि लूज अंडरगारमेंट्स पहनने बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अंडरगारमेंट्स के हाइजीन का भी कभी कभी ख्याल नहीं रखते। क्या उससे भी यूटीआई रिस्क बढ़ जाता है? बिल्कुल। आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है दैट इज़ इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद योर अंडरगारमेंट्स। अगर आप रेगुलरली नहीं चेंज कर रहे हैं, वॉश नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो डेफिनेटली आपको यूटीआई हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, अंडरगारमेंट्स को रेगुलरली चेंज करिए। अगर आप बहुत पसीना आता है और बरसात का दिन है जिसमें, तो आप अंडरगारमेंट्स आप मॉर्निंग इवनिंग चेंज करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर अंडरगारमेंट्स। डॉक्टर साहब, आखिर में अगर आपको अब यूटीआई हो गया है तो पहला स्टेप क्या लेना चाहिए ताकि आप समय रहते उसका उपचार कर सके और डॉक्टर की सलाह ले सके? सबसे पहले अपने पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। कोई ऐसी चीज़ ना लें जैसे ब्लैडर को इरिटेशन होता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, इरिटेड कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। अल्कोहल का सेवन ना करें क्योंकि अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होता है और ब्लैडर भी इरिटेट करता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। और आपने ऐसे ही कहा, एल्कलाइज़र फ्रूट जूसेस से आप ले सकते हैं। और एंटीबायोटिक, यस, अगर आपको 24 घंटे हो गए हैं और आपको यूरिन के सिम्टम सेटल नहीं किए हैं, फिर आपको डॉक्टर से मिलकर अपना एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, अपने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर केसरवानी। जो बहुत सारी मिथ्स थी यूटीआई को लेकर, हाफ ट्रूथ्स थे, वो सब आज आपने क्लियर कर दिए। और जो भी कोई व्यक्ति अगर कोई यूटीआई से ग्रसित है या फिर यूटीआई उसको आने वाले समय में ना हो, उससे जुड़ी जो तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक दी है वो बहुत लाभदायक साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स ऑल। तो हर बार जलन, बार बार यूरिनेशन या यूरिन में बदलाव का मतलब यूटीआई नहीं होता। और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि यूटीआई को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे समझना या फिर सही समय पर जांच करवाना ज़रूरी है। पब्लिक टॉयलेट हो, हाइजीन प्रोडक्ट्स हो, कोकोनट वाटर या फिर क्रैनबेरी जूस हो, हर चीज़ को यूटीआई की रोकथाम या इलाज से जोड़ना सही नहीं है। और सबसे बड़ी गलती है हर बार अपने आप एंटीबायोटिक्स शुरू कर देना। अगर यूटीआई बार बार हो रहा है, सिम्टम्स लगातार बने हुए हैं, यूरिन में ब्लड दिख रहा है या फीवर और बैक पेन जैसे सिम्टम्स हैं, तो इसे इग्नोर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए, साथ ही अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। यूं ही मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।